हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर फॉर योर सीएमए फाइनल एसएफएम, जिसका डिस्कशन कर रहे हैं हम। वो चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और हम डिस्कशन कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे थे अपने इलस्ट्रेशन। सही है। हमने लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर अपन ने कर लिया 1 घंटे का। उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पहला पहला क्वेश्चन, जिसमें काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें थी। 3-4 अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो अपन ने डिस्कशन कर लिया, और काफी अच्छे से वो कैपिटल बजटिंग वाला सम हमने सॉल्व कर दिया। अभी चलो बढ़ते हैं आगे विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर विथ योर इलस्ट्रेशन नंबर 2। आ जाओ भैया मेरे साथ फटाफट से अपने मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। देख लो भैया क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 2, अच्छे से मेरे साथ पढ़ना है, अच्छे से। सब फॉलोइंग आर द डेटा ऑन अ कैपिटल प्रोजेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड बाय मैनेजमेंट ऑफ एक्सेल लिमिटेड। ठीक है। एनुअल कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा है? 4 लाख रुपए हो रहा है। प्रोजेक्ट एम है जिसका एनुअल कॉस्ट सेविंग हो रहा है 4 लाख रुपए, मतलब 4-4 लाख रुपए बच रहे हैं मेरे हर साल। सो इट इज इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट माय कैश इनफ्लो जैसा। सही है। यूजफुल लाइफ कितना है? 4 साल का है। आईआरआर कितना है? 15% है। मतलब आईआरआर 15% है, माने क्या कि सर ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना? 15% होना चाहिए प्रोजेक्ट का, क्योंकि इस रेट पे क्या हो रहा है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। मतलब जितना आज पैसा लग रहा है वो एग्जैक्टली उतना ही रिकवर हो रहा है, मगर अगर मैं रिकवरी वाला जो पैसा है उसको आज की इज्जत के वैल्यू में पकड़ू तो मतलब आज के डेट पे मेरा उस एनपीवी का, उस प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 है अगर मैं 15% का आईआरआर यूज करूँ तो। सही है। सो 15% आईआरआर पे एनपीवी 0 आएगा। पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज होगा। एंड यूजफुल लाइफ 4 साल का है। हर साल 4-4 लाख रुपए क्या हो रहे हैं? सेव हो रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है 1.064। मतलब क्या? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स माने क्या होता है कि तुम्हारा इतना नंबर ऑफ टाइम्स पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज है एज कंपेयर टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर 15% रेट ले तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाएगा। बट सर एक्चुअल में देखें तो ये प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.064। ये प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्चुअल में 1.064 है, माने पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज मोर देन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। एंड कितने नंबर ऑफ टाइम्स है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो के? 1.064 टाइम्स है। सही है। तो ये चीज है। एनपीवी निकालना है बोले, एनपीवी क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्वेश्चन मार्क, पेबैक पीरियड क्वेश्चन मार्क, सैल्वेज वैल्यू 0 दिया। ठीक है। सैल्वेज वैल्यू 0 है, मतलब 4th ईयर में और कोई एडिशनल इस प्रोजेक्ट से नहीं होने वाला है रिकवरी, तो सैल्वेज वैल्यू 0 है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं आएगा अभी के लिए। अभी अपने को क्या करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। मिसिंग वैल्यूज निकालने बोले, डिस्काउंटिंग फैक्टर उन्होंने दे चुके हैं 15%, 14%, 13%, 12% के 4 साल के। चलो वो एकदम इजी हो गया काम। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर भी अपने को कोई टेंशन नहीं, फटाफट से कैलकुलेशन करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है। सर एनपीवी, एनपीवी कैसे निकालेंगे? एनपीवी निकालने के लिए पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज लगेगा, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो लगेगा। बट दोनों नंबर्स मेरे पास है नहीं एब्सोल्यूट नंबर तो। बट सर ये दोनों नंबर के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ वैल्यूज है। कौन से वैल्यूज है? आईआरआर है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। क्या बोला? आईआरआर है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। मतलब मैं अगर आईआरआर लूं तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो से इक्वल टू हो जाएगा। सही है। एंड इस आईआरआर के रेट पे मुझे पता है कैश इनफ्लो क्या है, 4 लाख रुपए। कैश आउटफ्लो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो मुझे निकालना है। कैश आउटफ्लो माने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आज कितना लगेगा वो तो निकालना है ना अपने को। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? एक बार आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, फटाफट से रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे एंड फटाफट से इसको अपन दिमाग में बिठाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी इजी होना चाहिए आप सब लोगों के लिए, क्योंकि यू आर द फाइनल स्टूडेंट। सही है। एंड ऐसे क्वेश्चंस इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कशन हो जाते हैं। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? बट फिर भी चलो, अगर 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 आपको लगता है तो आई विल रिकमेंड कि वीडियो को पॉज कर देना और ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने इन पे ट्राई करना। इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रिलेशनशिप डिस्कस करना है। देख लो, आपका हर साल कैश फ्लो आने वाला है 4-4 लाख रुपए का। इधर आएगा 4 लाख, इधर आएगा 4 लाख, इधर आएगा 4 लाख, और इधर आएगा 4 लाख रुपए। सही है। यू डोंट नो आज कितना लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये तो आपको निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है। सही है। बट आपको ये पता है कि ये 4 लाख को, ये 4 लाख को, ये 4 लाख को और ये 4 लाख को अगर मैं आज के कुछ रेट पे डिस्काउंट करूँ, 15% के रेट पे डिस्काउंट करूँ, तो ये एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जितना हो जाएगा, क्योंकि मेरा आईआरआर क्या है? 15% है। और आईआरआर पे तो यही चीज होएगा कि इनका जो वैल्यू आएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, ये आएगा मेरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, ये इक्वल टू हो जाएगा इसके साथ। क्यों? बिकॉज मैं आईआरआर का रेट ले रहा हूं। एकदम क्लियर है। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, ये डिस्काउंटिंग कर लेंगे 4-4 लाख से, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएगा अपने को 15% रेट पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट।
माने पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो एंड पीवी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैश आउटफ्लो कितना रहेगा, एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जितना ही रहेगा, क्योंकि 0th ईयर पे तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का पीवी डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही रहेगा ना। तो 1 इंटू आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट करो तो आपको पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो मिल जाएगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहने की वजह से ये दोनों एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे। सही है, तो क्या अपन ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए? यस एब्सोल्युटली। तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। एक बार अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल गया, माने यहाँ पे कुछ नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ नंबर मिल जाएगा, ये जो भी नंबर मिला एक्स, ये हमें पता है एंड पीवी ऑफ कैश इनफ्लो भी पता है, क्योंकि ये मिल जाएगा ना नंबर 15% के रेट पे ये मिल जाएगा। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बट अपने पास अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.064 टाइम्स। ये क्या बोलता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, CIN लिखता हूं सिर्फ, कैश इनफ्लो C.inflow लिखता हूं, एंड पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो की जगह पे मैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिख दूं। यस, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सही है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 1.064। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 1.064 टाइम्स, एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल चुके हो, तो ये जो नंबर आएगा x इंटू 1.064, ये कर दिया x नंबर मिलने के बाद, तो आपको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। और ये जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा, ये तो आपका नंबर था ना, ये जो आपको निकालना था, समझते हो? ये आपको ये नहीं निकालना है, अपने को एनपीवी निकालना है ना क्वेश्चन में। तो एनपीवी, ये जो नंबर आएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो वाला, ये नंबर माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कर दो, तो एनपीवी भी निकल गया। तो पहला कैलकुलेशन इधर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाला, उसको यूज करके हम निकाले एनपीवी। सही है, सेकंड कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल गया, एनपीवी मिल गया। अभी हमें निकालना था, और क्वेश्चन में जाओ, आपके मॉड्यूल में जाओ और देखो भैया आपने को क्या क्या निकालना है। अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल गया, पेबैक पीरियड तो इजीली निकाल सकते हैं, हमारे पास नंबर से ना 4-4 लाख के, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय 4 लाख, क्योंकि कांस्टेंट कैश इनफ्लोज रहेंगे। तो अपना क्या रहता है फॉर्मूला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आज कितना लग रहा है, तो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आपका हर साल का वैल्यू कैश इनफ्लो वाला, दैट इज 4 लाख। तो ये मिल जाएगा आपको पे बैक पीरियड। तो ये पे बैक पीरियड तो आप निकाल सकते हो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो सेकंड तो अपन एनपीवी निकाल ले, तीसरा अपन पे बैक पीरियड निकाल देंगे, और एक बैक पे बैक पीरियड मिल गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, अपने को 4 वैल्यूज निकालने, अभी सिर्फ बचा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो तो काफी इजी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता है कि भैया अभी एनपीवी जो आता है आपका प्रोजेक्ट का, वो एनपीवी के हिसाब से ये जो 4-4 लाख रुपए डिस्काउंट होने हैं ना, तो वो कितने रेट पे डिस्काउंट होने चाहिए, ताकि आपको आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इतना मिलेगा एंड एनपीवी का वैल्यू आएगा। समझे? तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज मिलेगा ना अपने को, यहां से पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज मिलेगा ना अपने को, ये नंबर यहां से मिलेगा अपने को पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। अभी ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो जो है, ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो जो नंबर आया, वो डिवाइडेड बाई अगर अपन ये करें तो अपने को कुछ फैक्टर मिलेगा। यस, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय अपन पीवी ऑफ कैश इनफ्लो जो रेट पे आना चाहिए, वो रेट कैसे आता है अपना, कि सर कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय अपना बनता है 1+r⁻n। सही है, तभी अपने को पीवी मिलता है। कैन वी डू समथिंग, इसका समेशन हो रहा है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ले रहे टोटलिटी, मतलब इन सब का समेशन हो रहा है, 1+r⁻n का n नंबर ऑफ टाइम्स समेशन हो रहा है। सही है, मतलब एडिशन हो रहा है, और ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो की क्या रहेगा, 1.064 टाइम्स रहेगा, क्योंकि वही को तो यूज करके अपन ने निकाला। तो इन वैल्यू के बेसिस पे कैन वी अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो पूरा की पूरा डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल है, सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, हमें यहां से सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा, एंड ये सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको जो टेबल दिया है ना क्वेश्चन में, वहां पे किसी से तो मैच हो जाएगा। 14% के रेट पे 2.913 है, देखो मॉड्यूल में 13% पे 2.974 है, 12% पे 3.038 है, यहाँ पे कहीं पे तो वो मैच हो जाएगा ये सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड वो जहां पे मैच हो जाएगा वो जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है, तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है, ये 4th नंबर अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मिल जाएगा। आर यू गाइस क्लियर? सो दिस इज कंप्लीट थॉट प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 का। चलो अभी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4।
इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, 4 नहीं रे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करना शुरू कर देते हैं फटाफट से, जो थॉट प्रोसेस डिस्कस किया उसके हिसाब से। आ जाओ, इधर तो बहुत खिचड़ी कर दिया मैंने, थोड़ा बाजू में लेके जाता हूँ। ठीक है, आंसर आप लोग सब लोग मेरे साथ सॉल्व करोगे अभी, अगर किसी ने किया नहीं होगा वीडियो पॉज करके तो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर कितना था आपका? पेज नंबर बस रेफरेंस के लिए लिखना चाहिए आपने, ताकि आपको रिवीजन के टाइम इजी हो जाए। पेज नंबर 23 लिख लो, पेज नंबर 23। सही है, आ जाओ मेरे साथ, चलो भैया। सबसे पहले फर्स्ट अपन ने क्या बोला था, क्या कैलकुलेशन करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आंसर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैसे करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट? अपन ने डिस्कस किया है ना रे राजा, बोलो ना मुझे। 15% का आईआरआर यूज करके कर लेंगे। सो एट आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट is 15%. It means at 15% PV of cash inflows is equal to PV of cash outflows. And based on available information in the question, cash outflow is the only initial investment। बाकी कोई ईयर्स का कैश आउटफ्लो दिख नहीं रहा अपने को क्वेश्चन में, सिर्फ ऐसे लग रहा है कि पहले ही 0th ईयर पे ही कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो वो लिखना पड़ेगा ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नहीं तो अपना ये लॉजिक गलत हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट ईयर जीरो, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज एट 15% इज इक्वल टू कितना आएगा? कैश इनफ्लो कांस्टेंट है, कैश इनफ्लो पर एनम, कांस्टेंट कैश इनफ्लो पर एनम। मैं फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूं आपको, बस आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको बाद में पता चले। कांस्टेंट कैश इनफ्लो फॉर्मूला माने ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं रे, अपन तो बना रहे हैं ना ये फॉर्मूला, कांस्टेंट कैश इनफ्लो पर एनम इनटू इनटू क्या? पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, नॉट डिस्काउंटिंग फैक्टर। एक साल का नहीं, पूरे के पूरे 4 साल का ले रहे। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर 15% एंड फॉर 4 years। सही है, टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिए। अभी कांस्टेंट कैश इनफ्लो आपको पता है, तो इस पे नंबर पुट्स कर दो, 4 लाख रुपए। एंड 15% पे जो आपका 4 साल का एन्यूटी फैक्टर है, क्वेश्चन में जाओ टेबल में दे चुके 2.855, सबसे चारों साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल 2.855, 2.855। इसको टोटल करो, आपको मिल जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। देख लो कितना हो रहा है, 4 लाख इंटू 2.855, तो ये बन रहा है 11,42,000 रुपीज, 11,42,000। and this is nothing but what your cost of project. So cost of project is equal to, ऊपर लिखा है ना रामायण पूरा अपन ने, कि ये क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है भैया, समझ गए ना, बिकॉज आईआरआर ले रहे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल गई 11,42,000, पहला पहला आंसर आ गया। सेकंड आंसर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बाद अपन ने क्या बोला था? सर अपन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे अपन? पे बैक तो थर्ड में निकालेंगे बोले थे, एनपीवी निकालते हैं यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी।
अरे यार ये बीच में दोनों दोनों पेन के। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है, एनपीवी माने क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय, सॉरी, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज नहीं है, वो निकाल भी नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता नहीं है। बट हमें पता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन ब्रैकेट पी आई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। एंड अपने इस सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू व्हाट, इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो अपन डायरेक्टली ले लेंगे 1.064 इज इक्वल टू 1.064 ही था ना, बस कंफर्म कर लो। यस, 1.064 इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो नहीं पता, वो तो निकालना पड़ेगा। पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो आ चुका है अपना 11,42,000। सही है, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू 11,42,000 इंटू 1.064, तो बन रहा है 12,15,088 रुपीज। 1215, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, रुपीज 12,15,088। ठीक है, ये बन रहा है मेरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू 12,15,088 माइनस 11,42,000। तो कितना हो रहा है? 73,088। सही है, एनपीवी आ गया अपना, एनपीवी भी आ गया। सेकेंड कैलकुलेशन भी डन। थर्ड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, वो तो बहुत इजी है ना, वो तो इसके पहले भी निकाल सकते थे, बट चलो ठीक है, अपन ने जैसे डिस्कशन किया वैसे कर लिए। कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, एक नोट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि वो कांस्टेंट कैश इनफ्लो है, इसलिए अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस फ्यूचर कैश इनफ्लोज आर कांस्टेंट every year, so payback period is equal to initial investment। प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नहीं है अपना, है सिर्फ पेबैक पीरियड। तो कैश फ्लो पर एनम, कैश इनफ्लो सॉरी, बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैश फ्लो लिखते काम नहीं चलता। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11,42,000 आपने को पता है, डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो 1142 डिवाइडेड बाय 4, 2.855 ईयर्स। अगर आपकी मर्जी हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो ईयर्स में, ईयर्स का नंबर्स में, इसमें मंथ्स में, एंड मंथ्स का डेज में भी कर सकते हो। तो 0.855 ईयर्स माने कितने मंथ्स, इंटू 12 कर दो तो मंथ्स मिल जाएगा 10 महीने, 10.26 मंथ्स, एंड 0.26 इंटू क्या कर दो 30 कर दो, तो डेज मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 8 दिन। 8 दिन, 8 दिन, 10 महीने 8 दिन। ठीक है, सो 2 years 10 months and 8 days। ठीक है, कोई किसी मूवी में डायलॉग था ना,
भैया इसको अप्रोक्सीमेटली बोल दो, ठीक है, ऐसा साइन करके। उनसे दिल वाले में था शायद, शाहरुख खान जी के, वो बोलते हैं ना लास्ट लास्ट में एकदम इमोशनल मोमेंट कि कितने साल हो गए, तो वो गिन के दिखाता है, जाने दो मुझे अभी याद नहीं। बस ऐसे ही टाइम पास किया तो समझ गया, 2 साल 10 महीने 8 दिन में क्या हो जाएगा, अपना रिकवरी हो जाएगा, तो पे बैक पीरियड। फोर्थ, लास्ट 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 आ जाओ मेरे साथ, चलो यार गाइस फटाफट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल रे, बुलाओ मुझे, चलो 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 गाइस, चलो चलो चलो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे अपन, कुछ नहीं सर, ये जो अपने पास एनपीवी मिला ना, सेकंड क्या हो रहा है इसको, ये जो अपने को एनपीवी मिला, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इसका यूज कर लेंगे। इधर गए अपना पीवी ऑफ कैश इनफ्लो रे भैया, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 12,15,088, इसका यूज कर लेंगे, और हर साल रिकवर हो रहा है 4-4 लाख रुपए, तो अपने को मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रहेगा। बिकॉज जब भी एनपीवी निकालते हैं तब क्या करते हैं, एनपीवी निकालते के समय कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करते हैं, और किस रेट पे डिस्काउंट किया वो नहीं पता, अपन ने तो पीआई के बेसिस पे निकाल लिया ना एनपीवी, तो वो रेट निकालने के लिए अपन वो डिस्काउंटिंग वाला फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल मेरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना बना, एंड वो हर साल का कितना कांस्टेंट कैश इनफ्लो था 4 लाख, उससे डिवाइड करके अपने को मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बिकॉज 4 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, अपना फॉर्मूला क्या रहता है, अपना अपना कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 4 लाख इंटू वो फैक्टर करेंगे, कांस्टेंट कैश इनफ्लो है तो वो फैक्टर करेंगे पीवीएएफ, पीवीएएफ एट व्हाट, पीवीएएफ एट व्हाट, पीवीएएफ एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 4 ईयर्स, ऐसा करते हैं ना अपन, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिलेगा। सही है, अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपने को पता है, ये क्या है, कांस्टेंट कैश इनफ्लो, तो लिख लो फॉर्मूला ही लिख लो, कांस्टेंट कांस्टेंट कैश इनफ्लो, कांस्टेंट कैश इनफ्लो पर एनम, पर एनम प्रॉपर लिख लो। ये फॉर्मूला बना रहे अपन, समझ समझ के बना रहे, ऐसा करते हैं ना अपन, 4 लाख जो आता है इंटू वो जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा, इंटरेस्ट फैक्टर नहीं एन्युटी फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर माने 1 साल का ही होता है कोई तो, बट पीवीआईएफ जो होता है वो 1 साल का ही होता है, पीवीएएफ जो होता है जो पूरे के पूरे 4 साल का मिला के इस रेट पे कितना बनता है उसका समेशन रहता है एन्युटी फैक्टर। सही है, तो ये जो है ये अपने को निकालना है अभी, ये फैक्टर कितना आएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको इधर लेके जाएंगे, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाई 4 लाख हो जाएगा। सही है, एंड पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, तो आ जाओ मेरे साथ कैलकुलेशन कर लो, पीवीएएफ एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 12 लाख, कितना था वो, 12,15,088, 12,15,088 डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितना होता है ये देख लो, डिवाइडेड बाय 4 लाख, 3.0378, 3.0377 ही कर दो, बिकॉज आगे वो 3.0377, ठीक है। अभी देखो ये फैक्टर कौन से रेट पे टोटल देता है 4 साल का, तो वो अपने को टेबल दे चुके इसलिए काफी इजी हो गया, तो टेबल में दिखेगा आपको अराउंड 3.038 आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है 12% पे, तो यही बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली करके उसके साथ मैच कर दो 3.038। सही है, तो बेस्ड ऑन अबाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 12%। क्लियर, आई होप क्लियर। सो इसे हो गया क्वेश्चन सॉल्व, चारों के चारों आंसर अपने को मिल गए, एकदम इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करना है जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया वैसे ही स्टार्टिंग करेंगे। सही है, आर यू गाइस क्लियर, तो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ये चीजें, जिस किसी का भी लिखना रह गया होगा भाई लिख के ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट से, एक एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन दिखाऊंगा, पॉज कर लेना है वीडियो, तुरंत लिख के लेना है, ठीक है। डन, चलो भैया इलेस्ट्रेशन नंबर 2 डन हो गया अपना, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी, है ना, फटाफट से सभी क्वेश्चंस अपने को खत्म करने हैं अभी।
अच्छे अच्छे से, है ना। पूरे एक क्लास में नहीं खत्म होंगे, बट करेंगे शुरू 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 तो करना ही ना अपने को एकदम अच्छे से। चलो भैया, आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको लेके जा रहा हूँ मॉड्यूल पे। किधर है किधर है किधर है, हाँ आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं। देख लो रे बेटा, बेटा नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़े लोग हैं, बट आदत लग गई, क्या करूं, आदत से मजबूर। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा ये। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 9 जेम्स लिमिटेड हैज जस्ट इंस्टॉल्ड मशीन आर इंस्टॉल किया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख के कॉस्ट पे मशीन आर को इंस्टॉल किया है, ठीक है। द मशीन हैज अ 5 ईयर लाइफ, 5 साल का लाइफ है, विथ नो रेसिडियल वैल्यू, कुछ भी रेसिडियल वैल्यू नहीं है, लास्ट 5 साल के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा मशीन का। द एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट 1.5 लाख यूनिट्स, एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हर साल 1.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होता है यूनिट्स का, विच कैन बी सोल्ड एट ₹6 पर यूनिट। तो अपने को 1.5 लाख यूनिट्स इंटू 6 करेंगे तो सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। अगर पूरा की पूरा प्रोडक्शन अगर सेल होता है तो सेल्स वैल्यू उतना बनेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। प्रोडक्शन होना अलग है, उसमें से सेल कितना हुआ वो अलग है, तो अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजों का। डायरेक्टली 1.5 लाख इंटू 6 करेंगे मतलब नहीं बनता, अगर पूरा की पूरा 1.5 लाख यूनिट सेल हुआ है तो अपना उतना सेल्स बनेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितनी चीजें दिमाग में आ रही है वो पढ़ने के बाद तुरंत सब चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना है, ग्रास्प कर लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर अपन सोचेंगे क्या करना चाहिए, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। पहले ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये सब चीजें ग्रास्प हो रही ना, तो बाद में जब पता लगेगा कि क्वेश्चन क्या चाहता है अपने से, तो वो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या लिंकिंग है, सही है। एंड फिर उसका आपका गलती होने का स्कोप, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अभी मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है अभी तक, तो इसीलिए मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको कि 1.5 लाख यूनिट्स इंटू 6, तो पता चलता है भाई इससे सेल्स वैल्यू बनेगा अगर पूरा की पूरा 1.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन सेल हो चुका है तो। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बट जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एट दिस आउटपुट लेवल, इस आउटपुट लेवल पे डेप्रिसिएशन नहीं है बोले। फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट ₹3 पर यूनिट फॉर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड। 1.5 लाख यूनिट्स के प्रोडक्शन पे ₹3 पर यूनिट, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, तो फिक्स कॉस्ट कितना बनता है, 4.5 लाख रुपए, सही है, 4,50,000। नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स कितना भी चेंज हो जाए, आपका 4,50,000 शुड बी कांस्टेंट, ये ध्यान में रखना है, सही है। 9 जेम्स लिमिटेड जस्ट हैज जस्ट कम अक्रॉस अनदर मॉडल कॉल्ड मशीनियस, एक नया मॉडल के ध्यान में आया है, वो उनके ध्यान में आया है, कैपेबल ऑफ गिविंग द सेम आउटपुट, उतना सेम आउटपुट देता है एट एन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 1,80,000। बोले एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो पहले अपने को लगता था 2 लाख रुपए मॉडल मशीन आर में, तो ये जो मशीन यस है ना, इसमें 1,80,000 ही लगता है एक्सक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है, 20,000 से कम लग रहा है एंड सेम आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो अच्छी बात है। देर विल बी नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, मतलब वहां पर भी 4.5 लाख का फिक्स कॉस्ट था, यहाँ पर भी 4.5 लाख ही है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का तो कैपिटल कॉस्ट लगेगा आज इन्वेस्ट करना है तो, और इसका कॉस्ट था 2 लाख रुपए, मतलब 50,000 का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। एंड द एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years विथ नील रेसिडुअल वैल्यू, इसका भी 5 साल का ही लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो दोनों मशीन्स में डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस सिर्फ कॉस्ट में आ रहा है, एंड सेकेंड चीज आ रहा है अपना एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में। आज जो कॉस्ट लगेगा वो नया मशीन का 50,000 से ज्यादा है, और नए मशीन में जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा वो 20,000 से कम है, तो ये ध्यान देना जरूरी है। द कंपनी हैज एन, तुरंत अभी डिसीजन मत लेना प्लीज कि दोनों मशीन में सर 50,000 से कॉस्ट ज्यादा है, 20,000 से फायदा हो रहा है तो 30,000 का घाटा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। 20,000 का हर साल फायदा होगा, 5 साल का, हर साल का 20,000 बोला मतलब 1 लाख का फायदा। अभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 50,000 का कॉस्ट ज्यादा लगेगा और 1 लाख का फायदा होगा, नो बेटा, भैया वो 1 लाख जो आएगा वो तो हर साल का एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल में फायदा समझेगा ना। बिकॉज 50,000 जो ज्यादा लग रहा है वो आज लग रहा है ईयर 0 पे, तो वो एब्सोल्यूट 50,000 ही है, उसका पीवी भी उतना ही है, बट 20,000 जो बचेंगे वो हर साल के निकालने पड़ेंगे पीवी, एंड फिर देखना पड़ेगा। द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ मशीन आर, हाँ अभी देखो ये जो मशीन आर है उसका सेल का ऑफर आ चुका है इनके पास 1 लाख रुपए का, मतलब मशीन आर को बेच के अगर मशीन यस लेंगे, क्या बोले, बिकॉज मशीन आर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर चुके हैं, जस्ट इंस्टॉल्ड बोल दिए, तो मशीन आर को बेच के 1 लाख रुपए में बेच देंगे और मशीन यस अगर लेंगे, बट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 30,000, तो नेट इनफ्लो कितना बनेगा अगर सेल किए तो 70,000 का बनेगा। आज द कंपनी हैज नॉट येट कमेंस्ड ऑपरेशंस, इट वांट्स टू सेल मशीन आर, भैया अभी एक ध्यान में रखना, ये कॉस्ट जो 2 लाख का है वो ऑलरेडी लग चुका है मशीन आर का,
2 लाख का कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है क्योंकि वो इंस्टॉल कर दिए हैं, और आने वाला इनफ्लो 70,000 का, क्योंकि ये 1 लाख रुपए का सेल प्लस माइनस 30,000 का कॉस्ट लगेगा डिसमेंटलिंग, तो 70,000 आज आएगा। अगर सेल भी कर दूं तो 70,000 आएगा। 2 लाख ऑलरेडी अपन स्पेंड कर चुके हैं। क्या बोल रहे देखो नेक्स्ट पॉइंट, एज द कंपनी हैज नॉट येट कमेंस्ड ऑपरेशन, अभी तो कुछ ऑपरेशन कमेंस नहीं किए, इट वांट्स टू सेल मशीन आर एंड परचेस मशीन एस, वो आर को बेच के एस को परचेस करना चाहते हैं। 9GEMS लिमिटेड विल बी अ जीरो टैक्स कंपनी फॉर 7 years इन व्यू ऑफ सेवरल इंसेंटिव्स एंड अलाउंस। अरे वाह, एकदम बढ़िया काम कर दिया, टैक्सेशन को तो ईजी कर दिया आपको, बोले जीरो टैक्स कंपनी, कोई टैक्स का लेना देना ही नहीं है, अच्छी बात है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी अज्यूम्ड एट 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% ले सकते हो, पीवी फैक्टर्स भी ऑलरेडी आपको आइता पूरा दे चुके हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एडवाइस वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर द रिप्लेसमेंट, क्या उन्होंने रिप्लेसमेंट करना चाहिए, रिप्लेसमेंट डिसीजन है भैया, तो मतलब बेच के उन्होंने नया मशीन एस लेना चाहिए क्या। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे, विल देयर बी एनी चेंज इन योर व्यू इफ मशीन आर हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके व्यू में कोई चेंज होएगा क्या, रिप्लेसमेंट डिसीजन जो आपने पहले इसमें लिया, जहां पे ऑलरेडी मशीन आर को इंस्टॉल कर चुके हैं एंड बेच के अपने को नया लेना है, रिप्लेस नया करना है, क्या वो डिसीजन आपका चेंज होएगा अगर मशीन आर को अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया, मतलब अभी तक 2 लाख रुपए का कॉस्ट नहीं लगा है, बट द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन और अदर मशीन, तो ये सिलेक्शन ऑफ मशीन आर एंड एस, इसमें आपका क्या व्यू रहेगा, वो अपन को पूछ रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सपोर्ट योर व्यू विद द नेसेसरी वर्किंग्स, पूरा वर्किंग नोट्स वगैरह के साथ सपोर्ट करने को बोल रही अपने को। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ गए, आप लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे, बिकॉज काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग परफेक्ट एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, जो पहला पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास वर्क के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई से क्लास वर्क, माने में आप लोग वीडियो को अभी के अभी पॉज करोगे एंड इज्जत से आप करना है, मतलब वैसा ऑप्शन नहीं आपके पास, सही है, इज्जत से करना पड़ेगा तभी आपको फायदा होगा। मैं बोलूंगा क्लास वर्क है, तुरंत वीडियो को पॉज कर देना है, अभी मैं बोलने के बाद, मेरा बोलना खत्म होने के बाद वीडियो को पॉज कर देना एंड ये क्वेश्चन अपने इस पे तुरंत तुरंत सॉल्व करना है, ब्रेक वगैरह लेके नहीं, तुरंत सॉल्व करने बैठना है, फिर वीडियो शुरू कर दोगे, फिर से मैं तुरंत डिस्कशन कर लूंगा इसी सेशन में। कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए दूंगा, माने आज मैं क्वेश्चंस बोलूंगा इस सेशन में, माने इस सेशन में बोला कि ये होमवर्क है, तो इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में, समझते हो, तो क्लास वर्क है तो मैं इसी सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ आप वीडियो पॉज कर लेना। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस एंड अच्छे से सॉल्व करो। चलो गाइज ट्राई करो अपने एंड पे, चलो आ जाओ भैया सॉल्व करते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, एकदम अच्छे से बराबर ध्यान देना, चेक कर लेना आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, इसी आशा अपेक्षा है मेरी, है ना, एंड आप लोग खरे उतरोगे मेरी आशा अपेक्षा पे, नहीं उतरेंगे तो आपका नुकसान होएगा, मतलब इसी मेरी आशा नहीं है कि नुकसान होना चाहिए, बट भैया प्लीज़ प्रोबेबिलिटी हाइयर है ना, बिकॉज आपको ट्राई करना आपके एंड पे भी बहुत ज़रूरी है, जब आपका दिमाग चलेगा तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, समझते हो। I always believe you should look at the what your guide, support, mentor. You should not look at somebody as a teacher. टीचर बेसिकली आपको टीच करेगा, ये चीज ऐसे फॉलो करो वैसे करो, बट भैया आप लोगों ने दिमाग पे सोच के डिसाइड करना चाहिए what is the best thing, what we can do, what are the options available, and now to take the support, to take the guidance, to take the mentorship, you should refer somebody else. And whatever I am doing right now for all of you, that is in the form of what mentorship, guidance, support. So I always want all of you to try at your end as well. I'll definitely support you to make your path very much easy. आपका पाथ इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो, सही है। तो मैं आपको एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोलूंगा कि भैया ये 10 क्वेश्चंस कर लो, 20 क्वेश्चंस कर लो, इसमें से ही एग्जाम पेपर बनने वाला है, बट मुझे पता है वो एग्जाम में तो आप शायद आउट ऑफ मार्क्स भी ला लो, बट भैया फ्यूचर में बहुत नुकसान होगा उस चीज़ की वजह से, बिकॉज आपका दिमाग तो नहीं बढ़ेगा ना, आपका दिमाग बढ़ना बहुत जरूरी है, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना बहुत जरूरी है, दैट इज वॉट विल हेल्प यू इन फ्यूचर इन लॉन्ग रन। एंड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन रिपीटेटिव हो जाएंगे, लाइफ में क्वेश्चंस रिपीटेटिव नहीं होते, लाइफ में सिचुएशंस, हर एक सिचुएशन अलग रहेगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो भैया
ज़्यादा मोटिवेशन सेशन में देता नहीं हूँ, जहाँ पर भी जब भी मैं एकेडमिक सेशंस लेता हूँ, बट एक दो बार मैं डेफिनेटली आपको ये बताऊंगा। एक दो बार छोड़ो, पूरे पूरे बैच में मैं 5 से 6 बार तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ बताऊंगा, है ना। हर सेशन में नहीं रहेगा, बट ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ऑलवेज बिलीव नॉट ऑन यूट्यूब मोटिवेशन। यूट्यूब मोटिवेशन इन द मीन्स एक्सटर्नल मोटिवेशन। look at the most important thing as what your self motivation, very important thing। जब तक तुम खुद से मोटिवेट नहीं होना चाहोगे, चाहना इज डिफरेंट, एंड खुद मोटिवेट करने का ट्राई करना, एंड खुद के गोल्स को कंसिडर करके मोटिवेट होते रहना, खुद को डेवलप करना मोटिवेट करने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज परमानेंट। टेम्पररी चीजें है बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशन, प्लीज लुक एट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो आ जाओ भाई, इलस्ट्रेशन थे। चलो रे, चलो चलो चलो, क्या डिस्कशन कर रहे थे अपन। पहले पहला आंसर अपने को रिप्लेसमेंट डिसीजन देखना है, सही है। तो पहला आंसर, अभी पेज नंबर वगैरह आप लोग लिख देना। आंसर नंबर 1, रिप्लेसमेंट डिसीजन, जहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं मशीन। अभी ध्यान दोगे आप लोग सब अपने मॉड्यूल में, जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उस हिसाब से, सही है। तो अपन को करना है रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन, पहला आंसर है अपना रिप्लेसमेंट डिसीजन का। हेडिंग टाइटल दे दो, रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन बोला, जो कॉस्ट इंकर हो चुका है वो कौन सा कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, संक कॉस्ट है। जो रिलेवेंट है क्या भैया, बिल्कुल भी नहीं। तो संक कॉस्ट रिलेवेंट नहीं है, तो क्या अपन उस कॉस्ट को कंसीडर करेंगे जो 2 लाख रुपए ऑलरेडी खर्चा कर दिया इंस्टॉल मशीन पे, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले तो वही नोट दे दो अपने लिए, नोट, सिंस कंपनी हैज ऑलरेडी परचेस्ड। देख लो, कोई कोई लोग रहेंगे ऐसे, कोई कोई भैया जी आप ऐसा सोच रहे होंगे शायद कि हमने सॉल्व तो नहीं किया, हमने सिर्फ कैलकुलेटर पे या रफ सॉल्व किया, क्योंकि हमें जो नोटबुक में सॉल्व करना है वो एग्जाम पैटर्न में करना है, ताकि आप जब सॉल्व करेंगे तब हम करेंगे। ऐसा अगर आपका व्यू है, एब्सोल्युटली वेलकम, कोई इशू नहीं है। बट जब मैं आपको बोलता हूँ क्लास वर्क है, होमवर्क है, एटलीस्ट ट्राई करना अपने एंड पे रफ इसमें सॉल्व करना, आंसर लाना, फिर एग्जाम पैटर्न में सॉल्व करने के लिए आई एम देयर फॉर यू, सही है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तब फिर से लिख लेना एग्जाम पैटर्न में कैसे लिखना है, सही है। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। यही मेथड फॉलो करना ज्यादा बेटर रहेगा, समझते हो। बट ट्राई करना जरूरी है, आपके एंड पे ड्राफ्ट में लिखना जरूरी है, सिर्फ कैलकुलेटर भी नहीं, ड्राफ्ट में तो कहीं पे तो लिखो। तो 2 नोटबुक्स रखना, एक नॉर्मल वाला एक ड्राफ्ट वाला। चलो, सिंस कंपनी हैज ऑलरेडी परचेस्ड, इंस्टॉल्ड द मशीन, परचेस की जगह पे इंस्टॉल्ड कर देते हैं, बेटर वर्डिंग, इंस्टॉल्ड machine are at rupees 2 lakh. So this is sunk cost, which is not relevant for replacement decision making। समझते हो। चलो, नोट तो लिख लिया अपन ने, एग्जाम का नोट है, एग्जाम में भी लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट बोलूंगा तब मैं सेल्फ नोट का वर्ड यूज करूंगा। सेल्फ नोट मतलब सिर्फ आपके लिए है, वो एग्जाम में नहीं लिखना है, समझते हो। अभी तक के लिए नोट जब लिखा तब एग्जाम नोट्स है। चलो आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। अपन इंक्रीमेंटल का टेक्निक यूज करते हैं ना, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो एंड इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज। एंड क्या निकालते हैं अपन, अपन कैश आउटफ्लो निकालते हैं, एंड नेट कैश आउटफ्लो। नेट कैश आउटफ्लो बोलो, आउटफ्लोज मत बोलो, आउटफ्लो, ठीक है। कैसा करेंगे, आ जाओ मेरे साथ। पर्टिकुलर्स, छोटा सा टेबल बना देंगे ताकि अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा। अमाउंट रुपीज, पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे सर। अरे अपन ने अभी किया था ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो का। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो पहले तो ये दे दो,
इसमें सबसे पहली चीज इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो में सबसे पहली चीज मेरा कौन सा आएगा? मुझे देखना पड़ेगा मशीन आर से मेरा कितना फायदा हो रहा है, या मशीन एस से, जो भी लेना है ले लो। मशीन आर, मशीन आर, मशीन आर में कितना फायदा होता है? जाओ मेरे क्वेश्चन में और क्वेश्चन में देखो भैया, मेरा जो 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस होएगा, 1.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन सोल्ड 1.5 लाख इंटू 6 रुपए पर यूनिट है ना, तो 1.5 लाख इंटू 6 मतलब 90 लाख रुपीज या 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज, सॉरी 9 लाख रुपीज, सेल ऑफ प्रोडक्शन 9 लाख रुपीज माइनस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहे तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो 1,50,000 इंटू 6। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे पुराने मशीन में कितना लगने वाला था, जब अपने क्वेश्चन में मुझे लगने वाला था सर 2 लाख रुपए, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट था 1.5 लाख यूनिट्स के इस पे, तो मतलब 4.5 लाख रुपए अपन ने कैलकुलेट किया था, 4.5 लाख रुपए। तो ये टोटल बनेगा मेरा 9 लाख माइनस 6,50,000 मतलब 2,50,000, ठीक है 2,50,000। तो मुझे ऐसे लगता है मैं यहीं पे लेता हूँ, क्यों अपन वो फाइनल फाइनल, नहीं तो 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 2,50,000 लेते हैं यहाँ पे। अभी लेते हैं मशीन आर का कैलकुलेशन, मशीन आर, मशीन यस का, मशीन आर तो कर दिए ना, मशीन यस जो नया वाला है, प्रोडक्शन सोल्ड, इसका भी सेल उतना ही होने वाला है 9 लाख रुपीज का, सेम यूनिट्स का आउटपुट है, सेम आउटपुट है, बट यहाँ पे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लगेगा, यहाँ पे 20,000 से कम लगेगा, मतलब 1,80,000 लगेगा, बट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है, तो फिक्स कॉस्ट भी 4,50,000 ही आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे फायदा कितना होएगा? 2,70,000, 20,000 से बढ़ेगा ना मेरा फायदा। तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितना बनेगा? बोलो रे मुझे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे। 1 और 2, तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो इज 1 - 2, ऐसा कर दो, सॉरी 2 - 1 करो, 2 - 1 दैट इज 20,000 रुपीज, ठीक है 20,000 रुपये, परफेक्ट है क्या? चलो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आ गया भैया। अभी हमें कैलकुलेशन करना है नेक्स्ट वाला, क्या नेट कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है मेरा आज। अभी मैं रिप्लेसमेंट करूंगा तो कितना कैश आउटफ्लो लगेगा मुझे। नेट कैश आउटफ्लो, अगर मैं आज कॉस्ट निकालूं, मेरा नया मशीन लेने का रिप्लेस करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए, तो 2,50,000 है ना, तो 2,50,000 कॉस्ट ऑफ मशीन, यस 2,50,000 रुपीज, सही है। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 2,50,000। चाहे तो आप लोग इधर है ना एक कॉलम भी बना सकते हो एंड ये कॉलम में दिखा सकते हो, इनर कॉलम में, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन, सही है। ये जो भी नंबर्स कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन यस 2,50,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन यस होने के बाद अपने को देखना पड़ेगा भैया आज मेरा रिकवरी कितना होएगा, तो सेल कॉस्ट, सेल ऑफ, सेल वैल्यू ऑफ मशीन आर, दो नहीं सॉरी 1 लाख रुपए था ना, हाँ। बट यहाँ पे मुझे कुछ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल लगने वाला है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट 30,000 रुपये, सही है। नंबर दिमाग में बैठ गए आपके क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सही है। तो इतना मेरा नेट कैश आउटफ्लो होगा, 2 लाख रुपए का तो मुझे कोई रिलेवेंस नहीं है, वो जो पहले ऑलरेडी लग चुके दैट इज व्हाट माई संक कॉस्ट। तो 2,50,000 माइनस 1 लाख, 1,50,000 प्लस 30,000 मतलब 1,80,000 रुपये का मेरा आज आउटफ्लो होने वाला है, सही है। अरे यार समझते हो, आज आउटफ्लो होएगा 1,80,000 का भैया।
बट हर साल मुझे मिलेगा 20-20 हजार रुपए, तो 20 हजार पर एनम है मेरा, सही है। ये 20 हजार पर एनम है। ये जो 1,80,000 आएंगे जाएंगे वो आज जाएंगे, तो मेरा एनपीवी निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ गया, कैश इनफ्लो आ गया, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। और मेरा पेन नहीं चल रहा फिर से, अरे यार। What? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है रे? क्वेश्चन में जाओ देखो, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था कुछ 12% ना, और उन्होंने दिया भी था मुझे प्रेजेंट, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑलरेडी दे चुके हैं, सही है। तो एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू, सबसे पहले पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू 20,000 रुपए इनटू अपना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर उन सबका है ना, टोटल कर दो। उन सबका टोटल कितना बनेगा, उन सबका टोटल करो। जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए क्वेश्चन में, टेबल दिया है 0.8696, 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5717 प्लस 0.4972, यह आता है 3.3121, सही है। 3.3121, 3.3521, सॉरी 3.3521। ये कैसे आया समझ गई आपको? इसका नंबर ले लो इंटू 20,000, 67,042। बाप रे, निगेटिव एनपीवी आएगा रे। माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, आप लिखते जाओ। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज 1,80,000 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1,80,000, सही है। तो निगेटिव कितना होता है मेरा? निगेटिव एनपी माने अभी दिख रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। निगेटिव है तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे, समझते हो? इजी है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, एकदम इजी है सब। वो 1,12,998, 958, 112,958 एनपीवी। एंड कंक्लूजन, since NPV is negative, company should not replace machine R with machine S। समझते हो? पहला पहला आंसर खत्म। अभी सेकंड इसमें अपने को क्या करना है, आई होप समझ गए आपको। अभी सेकंड इसमें अपने को करना है, अगर सर मैंने खरीदी नहीं किया है तो मेरे पास ऑप्शन है, तो सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन, सिलेक्शन ऑप्शन ऑफ परचेसिंग मशीन आर और यस। आर या यस कौन सा परचेस करना चाहिए ये सिलेक्ट करना है सर हमें अभी, समझते हो? तो दोनों में अपन देख लेंगे मेरा कितना एनपीवी बनता है, सही है, इंडिविजुअली। तो अभी तो बहुत इजी आ जाएगा मेरा, डायरेक्ट अपन टेबल बना लेते एक, एंड फिर इजी हो जाएगा अपने लिए कैलकुलेशन। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, क्या करेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में? क्या टाइम पास? नहीं रे, रुको ना। अमाउंट रुपीज फॉर बोथ दी मशीन्स, मशीन आर का एक ले लो एंड मशीन यस का एक ले लो, मशीन आर एंड मशीन यस। दोनों के केस में एनपीवी निकालते हैं एंड देखते हैं सर जहाँ पे एनपीवी ज्यादा आएगा वो मशीन अपन सिलेक्ट कर लेंगे,
सही है। अभी हमने ऑलरेडी परचेस नहीं कर रखा, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें सिलेक्ट करना है कौन से ऑप्शन, कौन सा मशीन मैंने परचेस करना चाहिए वैसा। परफेक्ट है। प्रॉपर थोड़ा है ना ये करना, सही है। चलो तो मैं एक बार ये भी कर लेता हूँ, अभी इतना इज्जत में किया है तो, है ना। क्या हो रहा है भाई, इसको जिंदगी में क्या प्रॉब्लम मेरे। हाँ चलो। सर सर सर, वो टाइम पास हो रहा नहीं। चलो रे सर, सबसे पहले ये मशीन का मुझे, अगर मुझे अभी एनपीवी निकालना मतलब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। मतलब मैं पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लूँ सबसे पहले, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालता हूँ, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकालता हूँ, फिर हो जाएगा अपना एनपीवी का कैलकुलेशन। तो पहले पहला पहला कैलकुलेशन पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू दोनों केस में सर कितना होएगा, 1,50,000 इंटू 6, तो 9 लाख रुपीज, माइनस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। यही तो है सर जिससे फर्क पड़ेगा, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये मेरा पुराने मशीन में 2 लाख रुपए होता था, यहाँ पे 1,80,000 है, 20,000 से कम है ना नहीं इसमें, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 4,50,000, यहाँ पर भी 4,50,000, ठीक है, कह रहे एकदम परफेक्ट सर। हो गया अपना। तो ये मेरा बन जाएगा कैश इनफ्लो, सही है, इतना तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट हो जाएगा। सो प्रॉफिट बोल देता हूँ मैं इधर, टैक्सेशन का तो कोई सवाल नहीं है। प्रॉफिट कितना होता है, 9 लाख माइनस 9 लाख माइनस 2 लाख माइनस 4,50,000, तो 2.5 लाख रुपए। ये भी अपन निकाल चुके थे, 2,70,000 रुपए। परफेक्ट है क्या, 2.5 लाख और 2,70,000 रुपए, परफेक्ट है। और यही मेरा बन जाएगा एनुअल मेरा कैश इनफ्लो, प्रॉफिट और एनुअल कैश इनफ्लो। अपने को अभी कैश फ्लो के टर्म्स में बात करनी है ना रे, सो अपन ने वो नाम दे दिया कैश इनफ्लो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, एन्यूटी फैक्टर एट 15% फॉर कितना ईयर्स। तो डायरेक्टली इसको इंडिकेट करते क्या इतना लिखने के बजाय, पीवीएफ एट 15% फॉर 5 ईयर्स था ना, हाँ 5 ईयर्स। कितना था मेरा पीवीएफ, अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है ना 15% पे, 3.3521, 3.3521। तो इस हिसाब से 3.3521, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लो कितना आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, सही है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे साइन दे दो चाहो तो मल्टीप्लीकेशन का, ताकि आपको इजी हो जाएगा ये करने के। 2,50,000 इंटू 3.3521, यह आ जाएगा 838,025, 838,025, और ये बन जाएगा 2,50,000, 2,70,000 इंटू 3.3521, 9,05,067, 9,05,067, ठीक है। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गया, अभी जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ये कुछ नहीं है, ये जो मशीन का कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो ब्रैकेट में लिख दो कॉस्ट ऑफ मशीन, और एनी अदर कैश फ्लो तो कोई लगने, कैश आउटफ्लो नहीं लगने वाला है अपने को। अपन ने डायरेक्टली ये ले लिया ना, फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इधर ही कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज एंड पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज में अपन डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ मशीन ले लिए, सही है। सिर्फ, नहीं तो फिर बहुत डिटेल में कैलकुलेशन हो जाता, 5 साल का कॉस्ट का अलग अलग लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में, समझते हो क्या। तो कॉस्ट ऑफ मशीन लिए सिर्फ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट्स बोल देता हूं ताकि इधर बेटर वर्डिंग होएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट्स पर एनम, सही है। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये इधर डायरेक्टली सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन बोला तो भी बेटर हो जाएगा,
ताकि अपन ने आउटफ्लो उधर ले चुके हैं ना। देखो इतनी छोटी छोटी चीजें मैं बस क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ, अगर इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज को कंसीडर करे, ग्रामर को कंसीडर करे तो फिर थोड़ा गलत हो जाता, बिकॉज आउटफ्लोज बोले और ऊपर भी आउटफ्लो ले चुके हैं ना इनफ्लो के टाइम। तो ठीक है, कोई नहीं, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों का। कॉस्ट ऑफ मशीन, अगर मैं आर लेता हूँ तो 2 लाख रुपए लगेंगे, यस लेता हूँ तो 2.5 लाख लगेंगे। देख लो एनपीवी किस में ज्यादा आता है, 838,025 माइनस 2 लाख रुपए, ये बनता है 638,025। ओ सर रुक जाओ, हाँ 638,025, और यहाँ पे कितना होता है 905,067 माइनस 2,50,000, 655,067। तो सर ये ज्यादा फायदेमंद लग रहा है, समझते हो, ये ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। तो एनपीवी इज इक्वल टू, सही है, कंक्लूजन, since the NPV of machine yes is higher than machine R, company should purchase machine yes। आर यू गाइस क्लियर, डन। अरे हो गया सर, ये भी क्वेश्चन हो गया, आई होप आपका भी सॉल्व करना हो गया मेरे साथ, अगर नहीं हुआ है तो भैया फटाफट से लिख लो ये, ठीक है, ठीक है, चलो सर। तो अपना ये भी चीज खत्म हो गया, कुछ अपने को 2 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, एकदम परफेक्ट। चलो भैया, चलो तो फिर अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, मैं लेके जाता हूँ आपको मॉड्यूल पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लो। चलो फटाफट इलस्ट्रेशन 4 क्या बोलता है, मेरे साथ पढ़ो। चलो भैया, एस इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसीडरिंग टू रिप्लेस और रिपेयर अ पर्टिकुलर मशीन, रिप्लेस करना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है उनके पास, आइदर रिप्लेस करो किसी मशीन को, नहीं तो फिर रिपेयर करके आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। विच हैज जस्ट ब्रोकन डाउन, कोई मशीन अभी ब्रेक हुआ है, ब्रोकन डाउन हुआ है, तो सर उसको आइदर रिपेयर करो नहीं तो रिप्लेस करो डायरेक्टली, ये 2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन लेना है भैया ये अपने को देखना पड़ेगा इसमें। लास्ट ईयर दिस मशीन कॉस्टेड 2 लाख फॉर टू रन एंड मेंटेन, भैया लास्ट ईयर को इसको रन एंड मेंटेन मतलब चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए 2 लाख का कॉस्ट लगा, तो ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मान सकते हैं। दिस कॉस्ट हैव बीन इंक्रीजिंग इन रियल टर्म्स, सच में बोले तो ये इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट इन रिसेंट ईयर्स विद द एज ऑफ मशीन, जैसे जैसे मशीन का एज बढ़ता जा रहा है सर ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अ फर्दर यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years इज एक्सपेक्टेड, बट फिर भी अभी इसको रिपेयर किया, इफ इमीडिएट रिपेयर्स मतलब अभी अगर इसको रिपेयर कर दिया तो अगले 5 साल तक तो सर ये यूज कर सकते हैं, बट इमीडिएट रिपेयर करने के लिए 1,90,000 का सर खर्चा लगेगा। बट अगर मशीन रिपेयर नहीं किया, बट इफ द मशीन इज नॉट रिपेयर्ड इट कैन बी सोल्ड इमीडिएटली टू रियलाइज अबाउट 50,000 रुपए, तो अभी तो उसको 50,000 रुपए में बेच सकते हैं, अगर रिपेयर नहीं किया तो, रिपेयर किया तो 1,90,000 का खर्चा लगेगा और अगले 5 साल तक अपन यूज कर पाएंगे। बट सर अगर रिपेयर नहीं किया तो अभी सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया अपन ने, तो अपने को 50,000 तो मिल जाएंगे, इग्नोर लॉस और गेन ऑन सच डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो बोले ये जो डिस्पोजल पे लॉस और गेन होएगा उसको इग्नोर कर दो, बोल ले कुछ कंसिडर करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अल्टरनेटिवली द कंपनी कैन बाई अ न्यू मशीन, अगर इसको सेल कर दिया 50,000 में तो बाय कर सकते हैं एक नया मशीन जो कॉस्ट लगेगा 4,90,000 रुपए, विथ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 ईयर, अरे वाह वेरी गुड, बट इसका एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल का रहेगा। लाइफ डिस्पैरिटी कुछ डिस्कस किया था अपन ने, याद है क्या, लाइफ डिस्पैरिटी, हाँ। तो कंपनी कैन बाई अ न्यू मशीन फॉर 4,90,000 विथ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years with no salvage value after providing depreciation on SLM basis, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी सैल्वेज वैल्यू नहीं मिलता है तो मतलब 4,90,000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 49,000 का हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा। इन दिस केस रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका रन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा मशीन का, विल रिड्यूस टू 1,40,000। पुराने मशीन का, अभी का मशीन का कितना था, 2 लाख रुपए का था, पहले सेकंड लाइन में देखो 2 लाख रुपए, बट सर अगर ये नया मशीन ले तो उसका 1,40,000 का ही खर्चा आएगा, अच्छी बात है।
each year and are not expected to increase much in real term, बट ये खर्चा बढ़ने भी नहीं वाला। 1,40,000 इस एब्सोल्युटली इतना ही लगेगा हर साल अप्रोक्सीमेट। बट सर ये 2 लाख का तो बढ़ने वाला है, ऐसा बोल रहे वो हर साल। एस इंजीनियरिंग कंपनी रिगार्ड नॉर्मल रिटर्न ऑफ 10% पर एनम आफ्टर टैक्स। उनको नॉर्मल रिटर्न 10% पर एनम चाहिए आफ्टर टैक्स एज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एटलीस्ट 10% आना चाहिए। मतलब भैया उनको 10% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको कंसिडर करेंगे, डिस्काउंटिंग रेट अपन कंसिडर करेंगे। एंड उसके बाद में देख लो, कंसिडरिंग अ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स विच अल्टरनेटिव यू विल यू चूज। कौन सा अल्टरनेटिव आपने चूज करना चाहिए? क्या एग्जिस्टिंग मशीन को रिपेयर करे या उसको सेल करके नया मशीन ले? ये दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में एनपीवी निकालेंगे एंड देखेंगे कौन सा ऑप्शन बेटर है। जहां पे एनपीवी ज्यादा आएगा क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। बट मुझे बताना क्या एनपीवी से काम बनेगा यहाँ पे? बिकॉज दोनों में लाइफ डिस्पैरिटी है, याद रखना लाइफ डिस्पैरिटी है। एक 5 साल चलने वाला है, एक 10 साल चलने वाला है। तो एनपीवी 10 साल का निकालेंगे या 5 साल का निकालेंगे? जरूरी है, सोचना जरूरी है भैया, ये सोचना, थोड़ा सोचना, मैं बस बताऊंगा कुछ ही देर में। एक कॉर्पोरेट टैक्स, और याद करना अपने सेशन में हमने क्या डिस्कशन किया था। एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट एट द 50%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% लो एंड एज्यूम दैट डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम विल बी एक्सेप्टेड फॉर द टैक्स पर्पस। तो एसएलएम का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो टैक्स पर्पस के लिए भी डिडक्टिबल एक्सेप्टेबल है। गिवन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ₹1 का 10% पे आता है, 5 साल के लिए इतना, 10 साल के लिए इतना। वेरी गुड, 5 साल के लिए भी कुछ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दे दिया, 10 साल का भी दे दिया। कैसे निकालेंगे भैया? सोचना, कुछ एकदम 5 मिनट के लिए सोचना एंड फिर अपन डिस्कशन करेंगे। 5 मिनट मतलब बोलने की बात है सिर्फ, बट आप लोग पॉज करोगे वीडियो को, सोचोगे इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा टेक्निक अपन ने यूज करना चाहिए। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एंड फिर अपन डिस्कशन करेंगे। चलो भैया, चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको एकदम बढ़िया से। सो देखो भैया, अपने पास जो ऑप्शन दिया है इस पर्टिकुलर चीज का, अपने पास सर अपन एनपीवी यूज कर पाएंगे क्या? अरे एनपीवी करने के लिए हमें कुछ कैश फ्लो भी चाहिए ना, इनफ्लो भी चाहिए। वो तो हमें नहीं पता, सिर्फ आउटफ्लो आउटफ्लो ही दिया इधर। तो एनपीवी वगैरह तो कुछ काम का नहीं आएगा। और लाइफ डिस्पैरिटी है, लाइफ डिस्पैरिटी है। यूजुअली अपन क्या करते हैं इस केस में, पीआई वगैरह निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। बट उसके लिए भी अपने को कैश इनफ्लो भी पता होना चाहिए ना, कि मैं इन्वेस्ट करके कितना आने वाला है। हमारे इधर बात कैश इनफ्लो का हो ही नहीं रहा। हम तो बोल रहे कि एक मशीन को रिपेयर करने को इतना खर्चा लगेगा और रिप्लेस करके नया मशीन लेने को इतना खर्चा लगेगा। तो लॉजिकली बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट की। तो सर जब मैं कॉस्ट के बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग लेना चाहूँ तो मैंने क्या सोचना चाहिए? जिस मशीन में कम कॉस्ट लगेगा मुझे हर साल के लिए अप्रोक्सीमेटली, वो मशीन को मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए। आर यू गाइस क्लियर? अरे लॉजिकली समझ रहे हैं आप लोगों को, कि जिस मशीन में मुझे कम कॉस्ट लगेगा अप्रोक्सीमेटली हर साल के लिए, उस मशीन को मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए। बट सर इधर तो लाइफ डिस्पैरिटी है ना, एक मशीन को रिपेयर करके भी वो 5 साल ही चलने वाला है, और जो नया मशीन लेंगे रिप्लेस करके वो 10 साल चलेगा। तो ऐसा क्यों करें हम? हर साल का थोड़ी ना पूरे के पूरे साल का बेनिफिट निकाल के फायदा नहीं होगा फिर। मतलब पूरा 5 साल में कितना बेनिफिट होएगा अभी के मशीन का, वो बेनिफिट निकालो, 10 साल का बेनिफिट निकालो, और दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। पूरे के पूरे साल को कंपेयर नहीं कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। 5 साल का बेनिफिट निकालना, मानो हर साल का मिला के पूरे 5 साल का नए मशीन, जो पुराना मशीन है उसको रिपेयर करके अगर कॉस्ट आउटफ्लो निकाले, बेनिफिट माने आउटफ्लो निकाले, मान लो कॉस्ट कितना लग रहा है पूरे के पूरे 5 साल में, वो लग रहा है मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए। और जो नया मशीन लूंगा रिप्लेस करके तब मुझे कॉस्ट लग रहा है मान लो पूरे पूरे 10 साल में कुछ तो सर 8 लाख रुपए। तो लॉजिकल है सर, 10 साल के लिए मशीन चलेगा तो कॉस्ट इससे ज्यादा ही होएगा। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो 8 लाख ज्यादा लग रहा है इसलिए नया मशीन बेनिफिशियल नहीं है? नहीं भैया, ऐसा नहीं बोल सकता। तो पूरे में 5 साल और 10 साल का कॉस्ट कंसीडर करके मतलब ही नहीं बनता इस क्वेश्चन में। पहली चीज तो ये क्वेश्चन में मैं एनपीवी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कैश इनफ्लो है ही नहीं। एनपीवी नहीं कर सकता मतलब पीआई भी नहीं कर सकता, तो वो तो टेक्निक्स गए सर, मतलब कुछ काम के ही नहीं है। तो सर यहाँ पे सिर्फ मेरा कॉस्ट का एनालिसिस आया है, तो जिसमें मुझे कॉस्ट कम लगने वाला है उसको मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए। बट सर कॉस्ट कम लगने वाला है पर मैं पूरे के पूरे कॉस्ट उस पूरे लाइफ के लिए कंसिडर ही नहीं कर सकता, बिकॉज एक का लाइफ है 5 साल, एक का लाइफ है 10 साल। रिपेयर करूँ तो 5 साल आएगा, रिप्लेस करके नया मशीन लूँ तो 10 साल का लाइफ है। तो 10 साल के लिए तो कॉस्ट ज्यादा ही आने वाला है लॉजिकली, सही है। तो पूरा 10 साल का कॉस्ट और 5 साल का कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, तो मुझे इक्विवेलेंटली हर साल का कितना कॉस्ट आ रहा है वो देखना पड़ेगा।
तो सर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 साल का आ रहा है 5 लाख रुपए और 10 साल के लिए जो कॉस्ट आ रहा है मान लो वो 8 लाख रुपए, तो क्या मैंने ऐसा करना है 5 साल का लिए 5 लाख मतलब हर साल अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, ये हो जाएगा जब आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर ना करो। सही है ना? जब आप 5 लाख रुपए का जो कॉस्ट लगेगा वो तो अभी के अभी नहीं लग रहा है ना भैया, एक का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे तो सर हर साल लगेगा ना, तो हर साल तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आ रहा है, मतलब 1 साल बाद जब तुम 1 लाख रुपए दोगे उसका आज का वैल्यू तुम अभी के हिसाब से सिर्फ 90,000 ही दे रहे हो। समझता है आपको चीज को? आज मैंने बॉटल लिया, इसका वैल्यू आज का कॉस्ट है 500 रुपए, अगले साल इन्फ्लेशन की वजह से इसका कॉस्ट होगा 600 रुपए, तो मैं अगले साल जब 600 दूंगा उसका आज का वैल्यू 500 रुपए ही है ना। तो मुझे कंसिडर करना है जब मेरा टोटलिटी कॉस्ट 5 लाख रुपए आएगा पूरे 5 साल के लिए, तो वो हर साल जाएगा, हर साल जाएगा, तो हर साल सेम वैल्यू नहीं जाने वाला। तो मैं डायरेक्टली 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लो। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे लेंगे इस केस में? सिंपल सी बात है सर, जो मेरा 5 लाख आ रहा है वो 5 साल के लिए आ रहा है, 5 साल के लिए जो मेरा वैल्यू बनता है उसका आज का वर्थ कितना होता है, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो। सही है? तो उसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रेट है कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो किधर दिया था रे वो क्वेश्चन में, मैं भूल गया किधर दिया था वो, 10%। 10% दिया था, देखो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज के पैराग्राफ में 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो 10% के बेस पे वो लोग तो अपने को दे चुके हैं 5 साल का एन्युटी फैक्टर कितना है 3.791, मतलब 5 साल में जो भी मेरा कॉस्ट लगेगा उसका आज का वर्थ देखूं तो 3.791 के फैक्टर से आना चाहिए। तो 5 लाख रुपए अगर मुझे 5 साल में लगने वाले तो डिवाइडेड बाई 3.791 करूंगा तो इक्विवेलेंट मुझे एनुअल कॉस्ट मिल जाएगा। इक्विवेलेंट मुझे हर साल कितना कॉस्ट लग रहा है, ऑन एन एवरेज इक्विवेलेंट मुझे हर साल कितना कॉस्ट लग रहा है वो मिल जाएगा। सेम चीज मैं 10 साल के लिए करूंगा कि जो भी मेरा 8 लाख रुपए आता है, फॉर एग्जाम्पल बोला है ये 5 लाख 8 लाख, ये क्वेश्चन में उतना वैल्यू नहीं अपन तो कैलकुलेट करने वाले, बट 10 साल में जब 8 लाख लग रहा है तो 8 लाख डिवाइडेड बाय उसका एन्युटी फैक्टर ले लो 6.145, तो वो जो एन्युअलाइज्ड आ जाएगा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, वो रहेगा मेरा इक्विवेलेंट ऑन एन एवरेज हर साल में कितना पे कर रहा हूं। और अभी इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं बिकॉज ये दोनों इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ रहा है, एनुअल कैश आउटफ्लो आ रहा है, समझ रहे हो? इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो आ रहा है, इसीलिए मुझे ये दोनों को कंपेयर करने में अभी इजी हो जाएगा। मैं पहले 5 और 10 साल के पूरे नंबर को कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज लाइफ डिस्पैरिटी था, वो लाइफ डिस्पैरिटी को हटा के मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो लाया, और इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो को नाउ आई कैन कंपेयर विद दिस। तो अभी इन दोनों के कंपेयर करके देखो, जिसमें कम इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो आएगा उसको अपन कंसीडर कर लेंगे, वो अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा। आर यू गाइस क्लियर? तो अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इसमें कंसीडर हो जाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आर यू गाइस क्लियर? एकदम परफेक्ट है। लाइफ डिस्पैरिटी था तो ये अपन ने किया, एनपी भी नहीं निकाल सकते, पीआई नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने पास इनफ्लो वगैरह कुछ है नहीं, समझते हो? आर यू गाइस क्लियर? परफेक्ट, आ जाओ भैया। इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो वगैरह भी निकाल के यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि अपना लाइफ डिस्पैरिटी है, समझते हो? चलो आ जाओ मेरे साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 का अपन सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। मैं आपको लेके जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, आप लोग ट्राई करोगे प्लीज भैया, ट्राई कर दो ना। आपको मैं पूरा बता चुका हूँ अभी एग्जाम्पल लेके, तो आप लोग ऐसे तो ट्राई करना चाहिए, आप लोगों ने आना भी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट फिर भी प्लीज अगर आप लोग ट्राई करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप लोग ट्राई करोगे, सही है ना? चलो भैया ट्राई करो, आप लोग पॉज कर दो वीडियो को एंड ट्राई करो एंड फिर वीडियो को ऑन करके देख लेना एंड ड्रॉप में सॉल्व कर लेना ताकि बाद में आप एग्जाम प्रेजेंटेशन मैनर में मेरे साथ लिख सको, सही है? चलो भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 पहले कैलकुलेशन ऑफ, इसको बोलेंगे अपन इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो एनुअल कैश आउटफ्लो कौन से केस में? पहला वाला केस ले ले, कोई भी केस ले लो यार, रिपेयरिंग वाला ले लो, सही है? कोई भी केस ले लो। इन केस ऑफ repairing the existing machine, अगर रिपेयर करे एग्जिस्टिंग मशीन को तो एनुअल मेरा अप्रोक्सीमेटली कितना इक्विवेलेंट कॉस्ट लगने वाला है, कैश आउटफ्लो जाने वाला है, वो अपन निकाल रहे हैं अभी, समझ रहे हो?
एग्जिस्टिंग मशीन, पर्टिकुलर्स। ट्राई करना जितना ज्यादा आप टेबल फॉर्मेट में दिखा सको, ताकि वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल होता है, समझते हो? तो उसके वजह से प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा आपका, तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को चेक करने के लिए भी। समझते हो क्या? चलो। अरे भैया क्या होता है, इसको तो जोल होता है, तो 2 मिनट रुक जाओ, रुक लो। आप लोग आगे कर लेना, ऐसे केस में कभी कभी ऐसे हो जाता है मेरे से, बहुत तकलीफ देता है कभी कभी यार। हाँ, चलो भैया, हम कर रहे सॉल्व। मुझे थोड़ा प्रेजेंटेशन चाहिए था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलो रे, चलो 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 सर, अमाउंट का एक ही कॉलम चाहिए अपने को, अमाउंट रुपीज अच्छे से लिख देना ये इज्जत में, ठीक है? पर्टिकुलर्स, मुझे इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो निकालना है जब मैं रिपेयर करूँ, तो रिपेयर करने में मुझे कैश आउटफ्लो कितना लगने वाला है? जाओ क्वेश्चन में एंड देखो भैया, रिपेयर करने में कैश आउटफ्लो कितना लगने वाला है मुझे, जाओ ना क्वेश्चन में। अरे सर अगर मैं रिपेयर करूँ तो मुझे कैश आउटफ्लो लगने वाला है कुछ सर, इक्विवेलेंट कितना गया मेरा कॉस्ट, इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालने के लिए जाओ क्वेश्चन में, सबसे पहले पैराग्राफ में देखो। अगर मैं रिपेयर करूँ, रिपेयर करूँ, रिपेयर करूँ, रिपेयर करूँ, किधर गया? इमीडिएट रिपेयर ऑफ 1,90,000, 1,90,000 का रिपेयर का कॉस्ट लगेगा मुझे, 1,90,000 का कॉस्ट लगेगा, समझते हो? और ये 1,90,000 का कॉस्ट जो लगेगा, इसके ऊपर मुझे 50% का टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, बिकॉज कॉस्ट का डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा ना, और इस क्वेश्चन में टैक्सेशन दिया है भैया, तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर टैक्सेशन दिया है तो अपने को बेनिफिट तो लेना चाहिए। तो सर वो टैक्स का बेनिफिट होगा तो रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग में है, रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग में, तो 50% का टैक्स का बेनिफिट भी ले लूंगा मैं। तो वो निकाल लो भैया सबसे पहले अपने पास, रिपेयर कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयर का कॉस्ट कितना है? 1 लाख, कितना था रे? 1,90,000 ना, 1,90,000 था, 1,90,000। यहाँ पे 2 कॉलम कर दे ताकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन होएगा अभी, 2 कॉलम कर देते हैं ताकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन होएगा। 1,90,000, बट सर टैक्स बेनिफिट, टैक्स डिडक्शन बेनिफिट 50%। 1,90,000 का 50 कितना होता है? 95,000, सही है, 95,000। तो इक्विवेलेंट कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है? 95,000 रुपीज। तो ये भी मैं इधर ही लेता हूँ, बिकॉज ये कॉस्ट मेरा पूरे के पूरे 5 साल के लिए आ रहा है। अरे भैया ये जो कॉस्ट लगेगा 95,000 का, रिपेयर करूंगा तो एक्रूअल बेनिफिट, एक्रूअल समझता है ना आपको, 5 साल के लिए यूज कर पाऊंगा, तो ये सिर्फ आज के साल का कॉस्ट, क्या अकाउंटिंग करते समय क्या करते तुम, ये 95,000 को तुम्हें एक्रूव करना चाहिए ना 5 साल में पूरा, सही है? तो 5 साल में एक्रूव करना है, बट हम तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करेंगे, अकाउंटिंग जैसा पूरा की पूरा 95 डिवाइडेड बाय 5 नहीं करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट is 95,000 डिवाइडेड बाय, 95,000 डिवाइडेड बाय उसका वैल्यू रेट कितना है? 3.791 है क्वेश्चन के एकदम लास्ट लाइन में। तो ये देखो कितना आ रहा है, 95,000 डिवाइडेड बाई 3.791, ये बन रहा है 25,059। तो ये आ रहा है 25,059, 25,059.35, ठीक है? ये मेरा बन रहा है एक्विवेलेंट एनुअल रिपेयरिंग का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है? उसके बाद में इतना ही, सिर्फ इतना कॉस्ट लगेगा क्या? नहीं ना, पहले पैराग्राफ में देखो, वो 2 लाख रुपए का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे रहे हैं सर, वो तो वो भी लेना पड़ेगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट।
अभी ये तो मुझे हर साल उतना ही लगने वाला है, 2-2 लाख रुपए। एक्चुअल में तो वो बोले हैं कि बढ़ेगा। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक नोट देना पड़ेगा। एक्चुअल में वो बोले हैं कि 2 लाख रुपए तो लगते हैं, ये लास्ट ईयर लगा था, और ये हर साल बढ़ रहा है जैसे जैसे लाइफ ये हो रहा है। बट अपन एज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं बढ़ रहा है, 2 लाख रुपए ही रहेगा, रिपेयर की वजह से नहीं बढ़ेगा। क्यों ऐसा एज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो 2 लाख से कितना बढ़ेगा, कितना एस्केलेशन होएगा। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे कंसिडर करेंगे उसको कि कितना बढ़ रहा है वो अगले 5 साल में, समझ रहे हो? तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो व्हाट वी आर एज्यूमिंग कि ड्यू टू रिपेयर द कॉस्ट रिमेन्स सेम। आर यू गाइस क्लियर? बट उसके ऊपर भी मुझे टैक्सेशन का बेनिफिट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 2 लाख रुपए। यहाँ पे नोट 1 करके रेफर कर दो, नोट 1। तो नोट 1 लिख देंगे अपन, टैक्सेशन बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट एट 50%। और ये हर साल उतना ही आएगा, 1 लाख रुपीज। तो इधर कुछ अपने को टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना जरूरत है क्या? नहीं सर, ये हर साल 1 लाख रुपये आएगा ना। तो टोटल एनुअल, टोटल इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो कितना होएगा? 1,25,000, 125,059.35। समझते हो? मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर कर दो यार। ठीक है, चलो। तो ऐसा होएगा। ये तो हुआ पहले केस में, रिपेयर करते तब भैया। बट रिपेयर नहीं करना मुझे, मुझे तो रिप्लेस करके देखना है मेरा कितना होता है। कैलकुलेशन ऑफ, अपन ने रोमन नंबर दिए थे क्या? नहीं, नॉर्मल नंबर ही दिया था। तो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो इन रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन में कितना होएगा? सेम केस में अपन करेंगे अभी कैलकुलेशन। अभी मैं ज़्यादा टेबल वगैरह के नखरे नहीं करूँगा, आप लोग समझते हो ना। अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़ आप लोगों ने करने हैं वो नखरे, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। प्रोफेशनल एग्जाम में इधर टेबल से नंबर नहीं मिलते, इधर आंसर से नंबर मिलते हैं। सही है, आ जाओ भैया। अभी अगर मैं रिप्लेसमेंट करूं तो भैया, रिप्लेसमेंट करूंगा तो मुझे नया मशीन का कॉस्ट लगेगा। क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट करूंगा तो नया मशीन का कॉस्ट लग रहा है 4,90,000 रुपए। आर यू गाइस क्लियर? 4,90,000 रुपए। तो वो 4,90,000 रुपए मुझे लेने पड़ेंगे सबसे पहले तो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। बट ध्यान रखना, ये कॉस्ट तो लगेगा, बट नहीं, पुराना मशीन में क्या टाइम पास करने वाला हूँ क्या? नहीं, उसको तो मैं बेचने वाला हूँ ना। तो मशीन बेचने के लिए भैया मैं कितने में बेच सकता हूँ? 50,000 रुपए। और वो लोग बोले सेल ऑफ ओल्ड मशीन, कि उसके लॉस और गेन का तुम टेंशन मत लो बोले। तो 50,000 रुपए। तो नेट कैश आउटफ्लो कितना लग रहा है मेरे पास आज? 4,90,000 और ये 50,000 रुपए जाके 4,40,000 रुपए लग रहे हैं मुझे पूरे के पूरे 10 साल के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो कैश आउटफ्लो आ रहा है, ये जो, अरे एक सेकेंड, ये जो अपन ने किया था भैया इधर, समझते हो क्या? ये 95,000 आ रहा था पूरे 5 साल के लिए। ये जो आ रहा था भैया, अभी जो आ रहा है अपने पास में, ये जो आ रहा है ना कॉस्ट, ये पूरा आ रहा है 10 साल के लिए, क्योंकि मशीन चलेगा 10 साल के लिए। तो 4,40,000 10 साल के लिए आएगा। तो अभी निकालो भैया, इसमें कैलकुलेशन करो, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे राजा? 4,40,000 डिवाइडेड बाई 10 साल का फैक्टर कितना था? 6.145, 6.145 कितना आता है देख लो ये। 4,40,000 डिवाइडेड बाई 6.145, 71,602.93, 71 602.93। समझते हो?
तो ये हो जाएगा मेरा। अभी इतना ही कॉस्ट लगने वाला है क्या सिर्फ मुझे? नहीं रे भैया, इसके ऊपर तो मुझे बेनिफिट भी होएगा टैक्सेशन का। क्यों टैक्सेशन का बेनिफिट होएगा मुझे? इसके ऊपर होएगा क्या? अरे मैं बोलना चाहता हूँ ये जो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा, जाओ मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट में, मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगने वाला है मुझे, जाओ रे जाओ 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 जाओ, इधर गया। ये जो मेरा नया मशीन लूंगा मैं 4,90,000, ये 4,90,000 मेरा जो भी सर मुझे टैक्सेशन बेनिफिट नहीं देगा डिप्रिसिएशन का, एसएलएम बेसिस पे, एसएलएम बेसिस पे डिप्रिसिएशन बोले ना वो नए मशीन के लिए, एज्यूम दैट सर फिर पुराने मशीन के लिए क्यों नहीं डिप्रिसिएशन लिया? बिकॉज हमें सेकंड नोट देना पड़ेगा वो, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि पुराने मशीन के लिए उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, डिप्रिसिएशन किस वे पे है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पुराना मशीन अभी पुराना हो गया, उसको रिपेयर करने वाले हैं, तो शायद उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो गया है, उस यूजफुल लाइफ को बढ़ाने के लिए रिपेयर कर रहे हैं, तो यूजफुल लाइफ खत्म हो गया तो शायद उसका रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है ना वो पूरा की पूरा निकल गया। समझते हो? समझते हो? एंड सेकेंड थिंग, अभी जो रिपेयर करके उसकी कॉस्ट लाइफ बढ़ाएंगे 5 साल, तो तुम लोग बोलना चाहते हो कि सर उसको फिर से कैपिटलाइज करेंगे, यस कर सकते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसके बारे में हमें कोई डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हाउ वी कैन टेक दैट डेप्रिसिएशन का बेनिफिट। बट नए मशीन के लिए अपने को डेप्रिसिएशन का दे चुके हैं कि एसएलएम लेना चाहिए, तो वो एसएलएम का बेनिफिट अपने को लेना पड़ेगा, तो हम वो एक सेकेंड नोट देंगे, याद रखना, टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन, tax benefit on depreciation of new machine, इधर नोट 2 लिख देना, नोट 2, वो नोट 2 देना पड़ेगा ना अपने को। कैसा आएगा टैक्स बेनिफिट, कितना आएगा रे? टैक्स बेनिफिट कितना आएगा सर? 4,90,000 का टोटल कॉस्ट है, 10 साल का यूजफुल लाइफ है, इसका हर साल 50% का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सही है? हर साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 4,90,000/10 मतलब 49,000, उसका 50% का बेनिफिट हर साल मिलेगा, मतलब 49,000 का 0.5 कर लो, 24,500 का बेनिफिट आएगा, 24,500 हर साल। आर यू गाइस क्लियर? 24,500 का बेनिफिट मिल रहा है। जाओ अगेन क्वेश्चन में, और कुछ चीजें दी है क्या? यस सर, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आ रहा है मेरा वो कितना है, 1,40,000 है, तो ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे लेना पड़ेगा, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट अगेन इसके ऊपर भी अपने को बेनिफिट मिलेगा टैक्सेशन का, जैसे अपन ने ऊपर लिया था ना एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट, तो सेम चीज अपन ने इधर भी करना जरूरी है। ठीक है, तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आता है मेरा, यहाँ पे मैं अगेन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना था मेरा इधर, 1,40,000 माइनस टैक्स बेनिफिट एट 50%, 70,000, तो ये मेरा आ रहा है 70,000 रुपये। आर यू गाइस क्लियर? अरे परफेक्ट ना, तो निकालो भैया इसका नंबर कितना बनता है, टोटल टोटल नंबर निकालो, टोटल इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो, टोटल इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो बोलो, ये जरूरी है, एनुअल कैश आउटफ्लो निकाल रहे, तो 70,000 प्लस 24,500, 70,000 प्लस, अरे ये प्लस क्यों करेंगे, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है ना अपने को, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा अपने को। सही है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो निगेटिव करेंगे, ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट लगेगा, इसको पहला नंबर दे दो चाहे तो, ये दूसरा नंबर को रिड्यूस कर दो इधर, इसको प्लस करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे टैक्स बेनिफिट को, समझते हो? तो अपने को देखना पड़ेगा ये वाला चीज प्रॉपर से, 70,000 प्लस ये ऊपर 71,602.93 माइनस 24,500, 1,17,102.93, 117,102.93। तो देखो यार, पहले केस में आ रहा था 1,25,000, दूसरे केस में आ रहा है 1,17,000, कौन सा अच्छा लग रहा है सर? दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, तो कंक्लूजन दे दो कि दूसरे वाले को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे हर साल का इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो इज लोअर देन अर्लियर ऑप्शन। सो कंक्लूजन, सिंस equivalent cash outflow
annual cash outflow, please. Again, annual cash outflow is lower in option 2 of replacement with new machine than option 1, that is repair the earlier one, repairing existing one. So company should adopt option 2, that is replace old machine by new one. आर यू गाइस क्लियर? एंड सर अपने को जरूरी है नोट्स देना यहाँ पे 2, ये एग्जाम का पार्ट बनेंगे बोला क्या नोट्स, तो पहला पहला नोट्स कौन सा देना वाले थे अपन ने, एग्जाम में देना जरूरी है नोट्स। हाँ, पहला नोट था अपना एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 2 लाख रुपए, इसका क्या नोट देना था अपने को गाइज, आर यू एबल टू रिमेंबर हमने क्या नोट देना था इसका, कि भैया हर साल मुझे एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा 2 लाख रुपए का। हाँ, वो बढ़ने नहीं वाला है वो चीज ना, सिंस इट हैज बीन गिवन, इट रुको प्रॉपर लिखते हैं, इट हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन that annual maintenance cost in option 1 is increasing as life of old machine increases, but the future expectation of increase has not been given. So it is assumed that due to repairing of old machine, such maintenance cost shall remain constant over next 5 years. समझ लिया, इसलिए अपन ने उसको कंसिडर किया, दैट इज ऑफ रुपीज 2 लाख पर एनम। एंड सेकेंड नोट अपने को देना जरूरी है, डेप्रिसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन फॉर डेप्रिसिएशन of old machine if repaired is not given in question, so tax benefit of the same has not been considered while calculating equivalent annual cash outflow in option 1.
आर यू गाइस क्लियर? आई होप आपने लिख लिया है, जिस किसी का रह गया है भाई पॉज कर दो वीडियो का एंड लिख के ले लो। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया एकदम अच्छे से, आपको समझ गया होगा। सही है, अपन ने ऐसा क्यों किया, एकदम बढ़िया है ना। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर किसी को दिक्कत है भैया तो मुझे बताना, कॉल करना, क्वेरी आपका सॉल्व किया जाएगा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, है ना। यूजुअली 6 से 8 घंटे में, मैक्सिमम 12 घंटे में मैं तो रिस्पॉन्ड कर ही देता हूँ, एंड मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूँ 1-2 घंटे में है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड अभी तक तो ऐसे ही हुआ है कि इमीडिएटली 2 से 3 घंटे में मैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेरीज को रिजॉल्व कर देता हूँ, है ना। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी है। चलो भैया, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से ध्यान रखना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे इन योर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलो अच्छे से ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।